नहीं, देखिए, आप जहां रोड मैप की बात करते, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो 3 राज्यों में हम चुनाव जीते हैं जी, हमने वादा किया था कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे 10 दिन में। एक राज्य में 2 घंटे में हुए, दूसरे राज्य में 2 दिन में हुए, तीसरे राज्य में 4 दिन में हो गए। तो जो हमने वादा किया वो हमने पूरा किया है। इससे पहले भी अगर जो बड़े निर्णय लिए हैं, चाहे वो आरटीआई का है या राइट टू एजुकेशन का है, लैंड एक्विजिशन, मैं आर्थिक रिवाइवल, नौकरियों, आप देखिए राहुल गांधी जी पिछले 3 साल से हर मंच पर नौकरियों की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, इस देश में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ये जानकारी है कि नौकरी कैसे बढ़ेगी? कोई बता रहा है क्या? कोई राजनीतिक दल बता रहा है क्या नौकरी कैसे बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम बताएंगे किस तरह से नौकरियां बढ़ेंगी। ये आने वाले समय में आप सारी चीजें देखेंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूरे देश में जगह जगह पर जाकर के सारी परिस्थिति को एसेस कर रहे हैं। लेकिन जहां तक अभी टैक्सेशन की बात हो रही थी, 5 लाख तक का वो टैक्स रिबेट की बात चल रही थी, लेकिन मुझे ये भी कहना है कि जब 5 लाख का हो गया है तो कितने लोग उस टैक्स नेट से बाहर भी तो आए हैं, उतने टैक्स भरने वाले लोग कम भी हुए। एक बात। दूसरी बात, जब हम ये सारी बातें करते, अभी आप उद्योगपतियों से और एसोसिएशन वालों से बात कर रहे थे, तो क्यों नहीं हम इसका ध्यान रखते कि भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 119 देशों में हम 103वें पायदान पे हैं। उसी तरह से इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हम पाकिस्तान से पीछे हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में 45 देशों में से हम 39वें नंबर पर हैं। हमारी जो बेरोजगारी की दर है वो 6.3 पर पहुंची है। और एनएसएसओ के डेटा जो है, एनएसएसओ के डेटा जो है वो कल ही आया है। गरीबी हटाओ का नारा तो आप ही ने दिया था, और जिस राज्य से चुनकर आते थे नेता, उत्तर प्रदेश, आज भी सबसे ज्यादा गरीब उसी प्रदेश में रहते हैं देश के। भाई गरीबी जाएगा कि 2011 या 12 के बजट में आप 300 करोड़ रुपए में देश में हरित क्रांति ला रहे थे बजटीय आवंटन के साथ। आप 300 करोड़ रुपए में 50,000 पल्स विलेज बना रहे थे सर। देखिए, अगर आप पूरा ब्यौरा चाहते तो मैं यहां पर आधा घंटा उसी पे बोल सकता हूं, मैं सक्षम हूं। सवाल यह है कि जब आप सवर्णों की आय कम से कम 8 लाख की पकड़ रहे हैं उनकी गरीब रेशा को लेकर के, तो फिर इससे तो सिद्ध होता है कि कांग्रेस के 60 सालों में काम हुआ ही है ना। जब सवर्णों की आय आप मिनिमम 8 लाख रुपए पकड़ रहे हैं तो आज उतनी आय हो ही गई है, तो ये सिद्ध होता है। तो इस तरह से आप एक स्पेसिफिक बात करिए, या तो आप स्पेसिफिक बात कर रहे हो। चलिए सापरा जी, मैं स्पेसिफिक बात करता हूं। आपकी दलील ठीक वैसे ही है जैसे जेडीयू के नेता नीतीश कुमार जी की है। बिहार की स्थिति पूरे देश से छिपी नहीं थी, लेकिन जेडीयू के नेता कहते हैं हम 10% ग्रोथ लेकर आए। जिस राज्य में ग्रोथ नाम की चीज थी नहीं लालू प्रसाद यादव के टेन्योर में, उस ज्यादा फास्टेस्ट बताते हैं, और उस राज्य में अगर 10% ग्रोथ आ भी रही है तो आप नेगेटिव को 0 तक लाते लाते वही स्थिति आज कांग्रेस की भी है। आपने कोई करामात नहीं किया है। 70 साल में 50 साल कांग्रेस की सरकार रही इस देश में, और उसमें हर साल 30,000 किसान अपनी जान खुद लेते रहे हैं। आपके समय भी होता था, यहां भी हो रहा है। फर्क क्या है आप में और बीजेपी की सरकार में? नहीं, देखिए, कांग्रेस के समय में बहुत सारी योजनाएं आई जिसमें किसानों को भी फायदा हुआ, गरीबी का स्तर भी उठा है, सारी चीजें हुई है। आर्यभट्ट जैसे यान जो है वो 1975 में चले गए ऊपर। उसी तरह से ये जो मंगलयान की बातें होती हैं, तो ये क्या अभी हुआ है? न्यूक्लियर पावर इंदिरा जी के समय में हुआ है। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि 70 वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, लेकिन आज जो मौजूदा सरकार है वो केवल जुमले बोल बोलकर जनता के मन में भ्रम फैलाना चाहती है। मनोज जी, जुमलेबाजी की बात हो रही है। हम सब जानते हैं कि सभी राजनीतिक दल जुमलेबाजी करती है, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या इस अंतरिम बजट से, जो कि अभी एक तरह से फुल बजट ही कहा जाए क्योंकि अब एक्सपेंडिचर बिल रखा जा रहा है, क्या इससे देश की जनता को, देश की अर्थव्यवस्था को कोई भी दिशा निर्देश मिल रहा है, या दरअसल अभी हम पूरे तरीके से भटकावे में हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये जो बजट है इसमें दिशा निर्देश देने का कोई उनकी इच्छा ही नहीं थी। ये बेसिकली इलेक्शन को देखते हुए बजट है, इलेक्शन मैनिफेस्टो है, इलेक्शन स्पीच है ये। और इसमें उनका सिर्फ एक ही एम था कि वो हर वर्ग को कुछ ना कुछ दे सकें। किसानों को कुछ दे दिया, मिडिल क्लास को कुछ दे दिया, महिलाओं को कुछ दिया, SC ST को खुश करने के लिए कुछ दिया। और उसमें लेकिन जो मिडिल क्लास और जो किसानों को जो दिया वो बहुत ही ज़्यादा है। मिडिल क्लास को जो इन्होंने जो इनकम टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट बढ़ाई है, तो इनका कहना है कि उससे 18,000 करोड़ या कुछ 28,000 करोड़, मेरे को ध्यान नहीं है, उसका उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। और किसानों को जो इन्होंने दिया है उसमें कुछ 70,000 करोड़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो टोटल इम्पैक्ट जो है वो सारा वो 1 लाख करोड़ से नीचे का है। अगर हम टोटल GDP की बात करें तो 1 लाख करोड़ का मतलब है कि 0.5% ऑफ द GDP। अगर फिस्कल डेफिसिट में इसका इम्पैक्ट आएगा तो 0.5% से ऊपर नहीं आएगा। तो
ये अगर ये प्योर इलेक्शन स्पीच थी, इलेक्शन को वोट लेने के लिए बजट था, और इसका जो इम्पैक्ट है वो 0.5% ऑफ द जीडीपी है। तो ये सीधी सी बजट की बात है। नया जो बजट आएगा जुलाई में, उस समय जो सरकार होगी वो चाहे तो इसके डिसीजंस को रिवर्स कर सकती है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि हिंदुस्तान में कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो कि इन दो बड़े डिसीजंस को रिवर्स कर सके। इतना साहस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होगा हमारे साहब। जी, आपके जीडीपी का इस समय 173 लाख करोड़ का है। 1 लाख करोड़ पे करीब 0.6% होता है, 0.05% नहीं होता, एग्जैक्टली 0.6% होता है, और ये सब्सटेंशियल होता है अगर आप उसको फिस्कल डेफिसिट के टर्म्स में देखेंगे। तो 1 लाख करोड़ अगर आप एक झटके में दे रहे हैं और मॉप अप करने का करस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म नहीं है तो ये दिक्कत करेगा। अब जो आप बेसिक बात है, हम इसको कैसे लेते हैं, एक सत्य होता है जो आभासित सत्य होता है, उसमें ये बजट देख के आप झूम सकते हैं। इसी एसोचैम का मुझे मालूम है 2010 के रिपोर्ट में कहा था इसने कि भारत के इतिहास में कांग्रेस गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट किया है, और वो रोजगार 9 लाख कुछ लोगों का था। यही एसोचैम ने कहा था उस समय। आज एसोचैम इसको कह रहे हैं। गोयनका साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंडस्ट्रियल बॉडीज है, ये प्लायबल होती है, कमजोर होती है, ये तन के खैर हम इस तरह के नहीं ठीक है, ठीक। अरुण जी आपसे पूछ ही नहीं रहे सर, आप क्यों सफाई दे रहे हैं? पहले मैं ठीक है। अच्छा गोयनका साहब हमारे साथ एक चीज चाहता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। 2 दिन पहले का एनएसएस रिपोर्ट, 3 दिन पहले का कंपनी अफेयर्स मिनिस्ट्री का रिपोर्ट अगर आप देख ले तो जो पैथेटिक कंडीशन इस कंट्री की है वो नजर आ जाएगी। उसके बाद भी आपको सब कुछ हरा नजर आ रहा है। चलिए गोयनका साहब हमारे साथ। गोयनका साहब आप ये बताइए, खैर हम बहुत चर्चाएं कर चुके, तमाम बातें हो चुकी और कई सवाल भी पूछे गए, लेकिन आपको लगता है कि इस अंतरिम बजट के आधार पर अगली सरकार को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी स्थिति को सामने रख पाएगी? क्या स्थिति दिख रही है आपको? जी सुभाष गोयल जी, सवाल आपसे सर। हाँ जी सुभाष जी, सवाल आपसे पूछा। अगर एग्जाम्पशन बढ़ेगी तो नेचुरली डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो टूरिज्म बढ़ेगा जी। इस बजट को मैं 100 में से 80% मार्क्स दूंगा, क्योंकि नेशन के लिए ये बजट बहुत अच्छा है। इसने आर्म्ड फोर्सेस की भी टेक केयर करी है, और हमारे रूरल इंडिया की भी टेक केयर करी है, और जो सागरमाला की इन्होंने बात करी है, हमारे 7,500 किलोमीटर्स जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगे, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी समस्या है पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड जॉब क्रिएशन। तो जॉब क्रिएशन, टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। 1 out of every 9 जॉब्स दैट आर क्रिएटेड, बट अनफॉर्चुनेटली टूरिज्म इंडस्ट्री का मेंशन नहीं आया इस बजट में। As an Indian, I appreciate this budget, but as a tourism industry man, I am slightly disappointed because the government could have done better. हमारी expectations थी, क्योंकि आज इनबाउंड टूरिज्म इस कंट्री में 10 मिलियन है और आउटबाउंड 25 मिलियन है। इसका मतलब जो हम जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं वो हमें पड़ोसी देशों में कर रहे हैं बजाय इंडिया में करने के लिए। तो एक तो उड़ान स्कीम का बड़ी अच्छी स्कीम है, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, कनेक्टिविटी का, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी का फ़ायदा होगा। बट अगर ये जो GST 28% 5-स्टार होटल्स पे है, अगर ये अनाउंस कर देते या सब्सिक्वेंट फाइन प्रिंट में ये आ जाता है और टूरिज्म इंडस्ट्री कैन बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक चेंज। आपने अभी बात की कि कैसे आउटबाउंड टूरिस्ट बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में, इनबाउंड टूरिस्ट कम है। गोयल साहब मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। उसके साथ साथ आपने रोजगार की बात भी की। मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में रोजगार उत्पन्न करने की बेहतरीन स्कीमें सामने रखी हैं और रोजगार में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो गई है? क्या ऐसा हुआ है? क्या यह अनुभव है आपका, या बढ़ोतरी नहीं हो पाई है? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं बाकी इंडस्ट्रीज के बारे में तो कमेंट नहीं करूंगा, पर टूरिज्म इंडस्ट्री में इस सरकार ने आते ही ई-वीज़ा करा था, और इस ई-वीज़ा की वजह से कई मिलियन पैसेंजर्स आए और पहली बार इनबाउंड टूरिज्म 10 मिलियन का फिगर क्रॉस करा है, और इससे लाखों रोजगार बढ़े हैं। बाकी ये ज़रूर है कि वी कुड हैव डन मच बेटर, और बाकी इंडस्ट्रीज़ में कुछ साइड इफ़ेक्ट हुआ है, जैसे कार्गो और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में GST का फ़ायदा हुआ है,
पर छोटी इंडस्ट्री में, CDMO में उसमें नुकसान हुआ है और उसमें रोजगार घटे हैं। तो ये एक मिक्स्ड चीज होती है, कहीं बढ़ते हैं कहीं घटते हैं। बट हाँ जी, बट मैं समझता हूँ कि दिस कुड हैव बीन बेटर अगर इसमें थोड़ा टूरिज्म इंडस्ट्री को भी ले लेते। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पर्यटन इंडस्ट्री को जोड़ा जाता तो और ज्यादा बेहतर हो सकता था। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और AP सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बैंकिंग मामलों के जानकार। और AP सिंह साहब, एक सवाल आपसे भी, और सीधा सवाल यही कि आप किस तरीके से आंकते हैं वित्त मंत्री के इस बजट को? 10 में से कितने नंबर आपके मुताबिक और क्यों? वित्त मंत्री का ये बजट काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि फिस्कल प्रूडेंस को भी मेंटेन करना था और इलेक्शंस को देखते हुए नेचुरली जो हमेशा से प्रैक्टिस है, कन्वेंशन है, तो कुछ सॉफ्ट्स भी देने थे, रिलीफ भी देनी थी। तो दे हैव ट्राई टू स्ट्राइक ए फाइन बैलेंस बिटवीन द टू जी। और उन्होंने जो सॉफ्ट्स दिए हैं वो काफ़ी वो इन्फ्लेशनरी भी नहीं है और जो फिस्कल डेफिसिट 3.3 को मेंटेन भी करना था, क्योंकि साथ में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनका प्रेशर भी था जी, तो उसको उन्होंने मेंटेन किया है। हार्डली अगर कोई इम्पैक्ट आएगा तो मुझे लगता है कि 20 बेसिस पॉइंट तक का आएगा जी। और बजट सराहनीय है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने किसानों की समस्याओं को भी एड्रेस करने की कोशिश की है और लेबर क्लास को भी एड्रेस किया है और साथ साथ में जॉब जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। AP सिंह साहब, 10 में से कितने नंबर आपके मुताबिक बजट को? 10 में से मैं तो कम से कम इसमें 80% देना चाहूँगा, 8। अच्छा सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, बैंकिंग इंडस्ट्री आज भारतीय इतिहास में अपने मैक्सिमम स्ट्रेस पर है। आज NPA का जो हाल है हम सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तमाम नेशनलाइज्ड बैंक्स आज बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक और बाकी बैंकों की बात क्या करें। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि पिछले 1 साल में सरकार की नीतियां ऐसी रही हैं कि NPA के सबसे बड़े जघन्य समस्या का समाधान या रास्ता निकलता हुआ आपको दिखाई दे? अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर पर जो स्ट्रेस है उसको कम करने की कोशिश की जा रही हो या फिर बैंकिंग सेक्टर को बढ़ोतरी मिलती दिख रही हो, ऐसा कुछ भी लगा आपको पिछले 1 साल में? बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय प्रयास किए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप लिया गया है वो IBC का जी, जो कि एक पैराडाइम शिफ्ट लाता है जी। पहले कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी बैंकिंग सेक्टर के अंदर। बैंकिंग प्रैक्टिसेस पूरी तरह से ओपेक थी जी, और जिसकी वजह से क्रोनिज्म काफ़ी डेवलप किया, क्रोनिज्म बहुत डेवलप किया और जिसका परिणाम हुआ कि अल्टीमेटली हमारे पास इतना हेवी NPA हो गया। लेकिन इधर NPA के लिए काफ़ी अच्छा काम हुआ है और कल भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने भाषण में कहा था, जब पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे थे ज्वाइंट सेशन को, कि 3 लाख करोड़ NPAs रिकवरी हो चुकी है और NCLTs उसमें अच्छा काम कर रही हैं। थोड़ा डिले ज़रूर है क्योंकि जो समय सीमा थी कि 270 दिन के अंदर, 270 डेज के अंदर सोल्यूशन होने चाहिए जी, और अदरवाइज फिर उसको ऑक्शन होगा। ठीक है, तो वो 270 डेज की बजाय वो थोड़ा सा लिटिगेशन में चला गया है और करीब 20 महीने हो गए हैं, लेकिन डिसाइड एकदम सही है। चलिए दिनेश, क्या आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर पर जो पूरा स्ट्रेस, NPA का जो पूरी एक बड़ी समस्या और दरअसल ये बोझ हम सब करदाताओं के लिए, इसकी समस्या का समाधान हो रहा है? ये NCLT वाकई में काम सही तरीके से कर रहा है या दरअसल बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के लिए ये एक और जरिया है अपनी एसेट्स को दोबारा अपने हाथ में रखने का? नहीं अजय, देखिए इसके बारे में तो जो ओरिजिनल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था उसमें करीब साल पहले गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट भी लेके आए थे। तो उन्होंने जो डिफॉल्टिंग प्रमोटर्स हैं या डिफॉल्टिंग कंट्रोलिंग स्टेक वाले लोग हैं उनको तो कम से कम एक साइड पे रख के डिस्क्वालीफाइड कैटेगरी में रखा हुआ है। तो ऐसा तो चांस नहीं है कि उनको कंपनीज वापस मिलेंगी। लेटेस्ट एक आप केस देखिए, इवन SR के अंदर जो उन्होंने दोबारा एक अपना ऑफर दिया था उसको भी NCLT ने अभी रिजेक्ट कर दिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया कोर्ट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हिंदुस्तान के कोर्ट की समस्या एक नॉर्मल उसमें है, वही समस्या अब IBC में भी आ रही है। वर्कलोड बहुत ज्यादा है और अभी भी ऐसे लूप होल्स अवेलेबल हैं जिनका बेनिफिट लेके लोग इसको थोड़ा सा लिंगर ऑन कर रहे हैं। तो जो एक 180 प्लस 90 दिन की सेंटिटी थी वो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करके उसको अगर आप मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली इसकी वजह से एक अकाउंटेबिलिटी और रिकवरीज की जो स्पीड अप होगा वो होगा। अब दूसरी बात रही कि NPA का लेवल, अभी आप एक चीज और देखिए कि जो एक सामने NPA बिल्डअप हो रहा है जिसको अभी हम थोड़ा सा अंडर कारपेट किए हुए हैं, दैट इज इन द पावर सेक्टर। बिल्कुल, अभी पावर सेक्टर को लेके इतनी कंफ्यूजन है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास का NPA वहां पर है, उससे ज्यादा भी हो सकता है जी। ये अगेन डाटा को लेके हम बात नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि डाटा तो यहाँ इतने सारे अवेलेबल हैं कि जब हम फिस्कल डेफिसिट की अभी बात कर रहे थे तो 0.2, 0.05 to 0.6, so we don't know what एक्चुअल फिगर्स आर एंड तो आप करें कि NPA का आंकड़ा आने वाले दिनों में और ज्यादा डराने वाला हो सकता है, स्पेशली एनर्जी सेक्टर। और इन सारी वजहों से ही RBI का जो सर्कुलर था विद रिगार्ड टू पावर सेक्टर कंपनीज या इलाहाबाद
हाईकोर्ट की जो जजमेंट थी वो अभी भी उस चीज को डेफर किया गया है। अगर आप उसको ऐड करेंगे तो सिचुएशन अभी थोड़ी सी और गंभीर होने जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी भी जुड़े हुए हैं। अभिलाष जी, आपने सुना वित्त मंत्री को उनके बजट भाषण को, मिशन 2019 के लिहाज से आप किस तरीके से आंकते हैं इस बजट को और कितने नंबर आपके मुताबिक? देखिए, नंबर तो बाद में बताऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से ये बजट लोक लुभावन तो था ही, अब सभी लोग बोल रहे हैं। और यदि मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस पार्टी वादी, समाजवादी पार्टी या बीएसपी कोई भी होता तो भी लगभग इसी तरीके का बजट आने की संभावना थी। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए जरा पहले ये सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस देश का हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सके, अपना योगदान दे सके, इस योग्य वह बनाया जाए, ऐसा वह सक्षम उसे बनाया जाए। इस दृष्टि से भी ये बजट अपने में महत्वपूर्ण है, एक ऐतिहासिक बजट इसे मैं मानता हूँ। अभिलाष जी, अभी आपने गृह मंत्री जी को सुना, ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है, अब आप अपनी बात रखिए। सुबह बात हो रही थी अजय जी कि हम पिछले कई दशक सालों से देख रहे हैं बजट लगातार वो आ रहे हैं। निश्चित रूप से रूलिंग पार्टी के जो मंत्री हैं या सदस्य हैं वो उसको हमेशा ऐतिहासिक बजट ही कहते रहे हैं, और उसके बावजूद ये समस्या उठती रहती है जो एनएसएसओ ने बताई, या हमारे एग्रीकल्चर का जो डिक्लाइन हुआ, या हमारे पास जॉबलेस ग्रोथ की इशू हुआ, या एनपीए इकट्ठे हुए। ये इतने सारे बजट पिछले सालों में आते रहे अलग अलग पार्टियों ने, उसके बावजूद ये हुआ। लेकिन मैं एक बात जो सुबह बात कर रहे थे कि बजट की सीक्रेसी, आज आप देखिए इसमें ई व्हीकल्स को लेकर एक बड़ी बात कही है पीयूष गोयल जी ने कि पोल्यूशन को कम करने के लिए। और 7-8 दिन पहले ही मैंने अखबारों में पढ़ा कि देश का एक बहुत बड़ा एनर्जी ग्रुप 6,500 करोड़ का ई व्हीकल्स का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो क्या इसमें कोई तारतम्य है क्या, मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन मूल बात यह है कि बजट में मिडिल क्लास के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी है उनके लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत है। और जो कई दिनों से टैक्स रिबेट की बात कर रहे हैं, जो लोग काम करते हैं उनका टीडीएस कटता है लेकिन उनको और किसी भी तरीके की इनकम का वो नहीं होता है सोर्स, तो उनके लिए निश्चित रूप से राहत भरा ये बजट कहा जा सकता है। बची बात कृषि सेक्टर की, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर की, उसमें आए दिनों में क्या होने वाला है ये पता लगेगा, क्योंकि अभी भी अशोक दलवाई कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से सामने नहीं आई है, जो केंद्र सरकार ने बनाई थी मोदी जी ने 2016 में। तो उसमें किसानी, मतलब उसकी जो आय को डबल करने की बात थी, उसकी ऑफिशियल कमेटी थी। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि बजट काफी कुछ ठीक ठाक था, जो आज की परिस्थिति है उसके हिसाब से। ठीक है, मैं 7 मार्क देना चाहूंगा। 10 में से 7 नंबर अभिलाष खांडेकर जी के मुताबिक। हमारे साथ वीके अग्निहोत्री साहब भी लगातार बने हुए रेलवे बोर्ड के सदस्य रहे। अग्निहोत्री साहब, कई अहम बातें वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कही, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए साहब, अरुणाचल प्रदेश को रेल से अब जोड़ दिया गया है। जितने भी मानव रहित फाटक थे लगभग 18,000 के आसपास इस देश में, वो अब खत्म हो चुके हैं। अब हर जगह चौकीदार है या फिर उस तरीके के फाटकों को खत्म कर दिया है। क्या आपको लगता है एक बड़ी उपलब्धि? उपलब्धि तो काफी बड़ी है। इसमें एक जो किस्म से जो फाटक बंद किए गए हैं जी, उसमें अंडरग्राउंड बाईपास बनाया गया है जी। उनकी उपयोगिता देखनी पड़ेगी आखिर बरसात जब आएगी, क्योंकि बाईपास बनाना तो आसान काम है, लेकिन जब आगे पानी बरसेगा तो उसमें पानी भरेगा कि वो चलने लायक रहेंगे, ये देखना है। ठीक है, ये आपने महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखी, क्योंकि हम करते पहले हैं, सोचते बाद में हैं। आइए अब जरा इस बजट की राजनीति पर चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि आखिरकार ये बजट पूरी तरीके से राजनीतिक ही तो था। राहुल जी, इस बजट के राजनीतिक पहलू को अगर देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक लोक लुभावन बजट प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या यह माना जाए कि बीजेपी का इकोनॉमिक मैनिफेस्टो ये बजट स्पीच है? देखिए, जो 2 सबसे बड़ी उनकी चिंताएं थी, क्योंकि जो 2 सबसे बड़े उनके वर्ग हैं जो उनके वोटों का आधार रहे हैं, वो मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग, जिसमें ज़्यादा बड़ा अनुपात छोटे व्यापारियों, छोटे और मध्यम व्यापारियों का है, और उसके बाद इस समय जो सबसे बड़ा वर्ग है वो किसान, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, इन दोनों को पर ही सबसे ज़्यादा उन्होंने ध्यान रखा है। इसको आप यूँ देखें कि इस बजट से कितने बड़े वर्गों को नुकसान हुआ है या तकलीफ हुई है, तो इसमें तकलीफ वाली बातें आपको कम मिलेंगी। ये सही है कि सबको अपनी अपेक्षा के अनुसार भले ही ना सबको मिला हो, लेकिन किसी को ज़्यादा तकलीफ हुई हो क्या, ऐसा इसमें आपको दिखता नहीं है।
एक जो इन पे आरोप लगता था कि साहब ये बड़े बड़े लोगों की, उद्योगपतियों की सरकार है, उनको कॉर्पोरेट टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए नई कंपनियों को 30% से 25% उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला है ये, और इसमें तो छोटी कंपनियां भी आएंगी, छोटे और मध्यम उद्यम भी आएंगे जी। और तो अभी हमारे सामने बहुत से ब्यौरे आए नहीं है, हमने वो उस तरह देखा नहीं है, केवल जितना हम याद कर पाए हैं, जो कोई हाईलाइट सामने आ रहे हैं, हम उसके आधार पर आकलन कर रहे हैं। सही आकलन करने के लिए इसमें हमें थोड़ा और गहराई में इस पूरी बजट को देखने की जरूरत है, अभी वो हम नहीं कर पाए। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से उनके सामने जो भी 3 महीने या 2 महीने बाद का जो चुनाव है, उसके लिहाज से उन्होंने अपने उस वर्ग को खुश करने की अधिक से अधिक कोशिश की है। हालांकि किसानों के लिए 500 रुपये महीने का कोई विशेष मतलब नहीं है, इससे वो कितने खुश होंगे मैं नहीं जानता। सापरा जी, आज किसानों की स्थिति को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और कम से कम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपने इसे बड़े अच्छे तरीके से भुनाने की कोशिश की। कर्ज माफी एक रास्ता भी आपने इख्तियार किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसानों के पास जब आप आज पहुंचेंगे, मोदी सरकार कहेगी देखिए हमने 6,000 रुपए प्रति वर्ष आपको देने का एक प्रावधान बना दिया है, आप क्या कहेंगे? आपके पास कहने को क्या है? आपका नैरेटिव क्या होगा? देखिए, जिस तरह से किसान पिछले 5 वर्षों से उत्पीड़ित रहा है, उनको गोलियां खानी पड़ी है, लाठियां खानी पड़ी है, गांधी जयंती पर गोलियां चली है दिल्ली के बॉर्डर पर, तो किसान ये 6,000 रुपए की लीपा पोती से कोई सब चीज़ें भूल नहीं जाने वाला है। और ये भी याद दिला दूं कि तेलंगाना की सरकार जो है वो 8,000 रुपये दे रही है और ओडिशा की सरकार 10,000 रुपये भी दे रही है जी। तो ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का ये चुनावी जुमला है, एक चुनावी अनाउंसमेंट है। 2014 का जो घोषणा पत्र था वो तो वादे पूरे नहीं किए, अब 2019 का ये घोषणा पत्र ले आए हैं। तो ये वोट ऑन अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट फॉर वोट्स है, यानी वोट हासिल करने के लिए ये अकाउंट दिया गया है। तो देश का किसान जो है वो समझदार है, पढ़ा लिखा है। देश का किसान जानता है कि आखिरी मौके पर इस तरह से ये अनाउंसमेंट करके ये लोक लुभावने तरीके हैं और कुछ नहीं है, तो किसान अपना काम करेगा जी। सिंह साहब, अब ये सवाल मैं आपके सामने रखूं। हम सब जानते हैं कि चुनावी साल में इस तरह की घोषणाएं होती हैं, लेकिन लोगों पर इसका असर कितना होता है? आपने अपने 20-25 साल के इस खास करके चुनावी प्रक्रिया में क्या देखा है? लोग क्या वाकई में प्रभावित होते हैं या दरअसल मान लेते हैं कि अच्छा ये तो जुमला है, वोट तो वही करेंगे जो मेरे दिमाग में? देखिए, 2014 में जो क्रेडिबिलिटी थी, इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी मोदी जी की, वो अद्भुत थी। मुझे याद नहीं आता कि पंडित नेहरू के बाद फिर किसी लीडर की रही हो। आज वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो अब जब आप कुछ कहते हैं, अव्वल तो ये बहुत कम है। आप जरा गौर करें, 6,000 रुपए, और वो भी लैंड होल्डिंग, गौर कीजिएगा, लैंड होल्डिंग 86% इस भारत में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें से अधिकांश मजदूर है जी। क्या वो पा पाएगा? 6,000 में पहली किस्त जिस दिन वो वोट डालने जा रहा होगा, उसके पहले उसके जेब में 2,000 रुपए आएंगे, जो कि हमारा एक लोकल एमएलए दे देता है ऐसे ही ये खाना पीना। 2,000 रुपए में आप कितना मुतासिर कर पाएंगे उसको, उस किसान को जिसने कि अभी अभी डाई अमोनियम फॉस्फेट 1,400 रुपए खरीदा है, 1,100 रुपए से बढ़ के 1,400 रुपए हो गया है। लेकिन जिस किसान की मासिक आमदनी 3,000 रुपए हो बमुश्किल इस देश में, वहां अगर 2,000 रुपए मिल रहे हैं तो कम से कम ना होने से तो बेहतर है सर। नहीं, ना होने नहीं, जो आप उससे ले रहा है, यही तो टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है कि इकोनॉमी में एक चीज होती है कि वो अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च कितना कर रहा है और एक्चुअल उसके प्रोड्यूस का मिल कितना रहा है। इस दोनों के गैप को कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड, टीओटी। आज 18 साल में पहली बार यह आया है कि WPI होलसेल प्राइस, जिसको फार्म गेट प्राइस कहते हैं, वो किसान का सबसे कम है। इसलिए वो जो नाराजगी है वो आपकी दिखाई दे रही, बल्कि ये जले पे नमक है कि आपने 2000, और ये सापरा साहब ने आंकड़ा शायद गलत कह दिया है, उनको मालूम होना चाहिए और उनके रोज के ये काम है, इसलिए वो आंकड़ा जानते भी हैं। 8,000 रुपए नहीं है बल्कि 20,000 है, ये पर हेक्टेयर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को दिया है तो बहुत कम है 2,000 रुपए, जो आप क्योंकि 3 किस्तों में देंगे। तेलंगाना में प्रति हेक्टेयर के आधार पर है, जी, तेलंगाना का मॉडल है। और उसके अलावा तेलंगाना के मॉडल में जो फ्लॉ है वो ये है कि अगर लैंड रिकॉर्ड जिसके पास ज्यादा जमीन है उसको ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। और उसके अलावा जो नवीन पटनायक का मॉडल है वो आइडियल है, उसमें एग्रीकल्चर लेबरर को भी दिया गया है। ये मॉडल मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद थी, जो हमारे यहाँ लगभग 3-4 करोड़ के आसपास है, 25% खेती वही करते हैं।
जी, यही मॉडल होना चाहिए था, इसलिए किसान नाराज ज्यादा होगा, खुश तो मुझे लगता नहीं है कि होगा। उर्मिलेश जी, जाहिर सी बात है इस बजट के जरिए सरकार बहुत कुछ साधना की कोशिश कर रही है, लेकिन कितना वास्तविकता में होता दिखाई देगा, आपका आकलन क्या है? देखिए, पीयूष गोयल जी की स्पीच में एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार गरीबों का है। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है जी। लेकिन हकीकत क्या है? मैं बार बार कहता हूं कि ये सरकार के लोग बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, बहुत अच्छी नारेबाजी करते हैं, इसीलिए जुमलों की सरकार कहते हैं बहुत सारे लोग। मैं तो पत्रकार हूं, तो मैं तो देखूंगा कि कितना जुमला कितना सच जी। अब भाई, अगर गरीबों का ही अधिकार देश के संसाधनों पर पहला है, तो इस देश में 1% लोग इस देश के 73% संसाधनों पर क्यों कब्जा जमाए हैं? ये पिछले साल का आंकड़ा है, मेरा नहीं है, ऑक्सफैम का है, दावोस में रखा गया, सरकार कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकी। और रही बात एक और, देखिए बार बार मैं कहता हूं कि आप रियायतें इस तरह की जो आप देते हैं ना, तो फिर आपको प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाते, आप जॉब नहीं बढ़ाते, आप कोई ऐसी चीज नहीं क्रिएट करते कि भविष्य की समस्याओं का या आज की समस्याओं का आप समाधान पेश कर रहे हैं। आप तो उबर और ओला पर बड़े खुश हैं कि उबर और ओला रोजगार दे रहे हैं। अरे भाई, तो उबर और ओला को सरकार सौंप दीजिए, कमाल की बात है। आप अपनी एक सेकंड मैं कंक्लूड कर रहा हूं। आपने अपनी नोटबंदी में जितना लोगों को जॉबलेस किया, मैं इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मनमोहन सिंह की सरकार में भी, खासकर यूपीए 2 में जॉबलेसनेस को अगर आप देखिए तो भयानक सरकार थी वो भी, मैं उसकी भी आलोचना करता था। आजकल लोग नहीं देखते सुनते। ग्रोथ विदाउट जॉब, ये जॉबलेस ग्रोथ की बात आई। मेरा ये कहना है कि जब तक आप प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बढ़ाएंगे, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएंगे और जब तक बेसिक काम एजुकेशन और हेल्थ केयर पर नहीं करेंगे, इस देश को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। जैन साहब, कुछ पैनलिस्टों ने चैम्बर्स को, उद्योगपतियों को और हमको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। लेकिन प्रभावित हैं, आहत हैं, आहत थे, यही कुछ पत्रकार थे जो राज्यसभा टीवी पे या दूसरे चैनल्स पे कांग्रेस की गवर्नमेंट पे इतनी ज्यादा सेम प्रतिक्रिया करते थे, उसको आरती उतारते थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम बजट को नहीं देखते। मैं आग्रह करता हूं, देखिए मैं एक गलत चीज को सामने रखूंगा। अच्छा, और दूसरा सामने मैं आपको एक और बात बोलता हूं। मैंने जो बात कही वो बात कही है कंडीशंस को देखते हुए। देखिए, प्रधानमंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर कुछ भी दे पाता है या ले पाता है वो परिस्थितियों के अनुसार होता है। आज की डेट के अंदर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि हम उसका आकलन अगर करें तो उसके अंदर 6,000 रुपए भी देना, क्योंककि हमारी आबादी को देखते हुए और हमारी संस्थानों को देखते हुए जो 6,000 रुपए भी दिया है, उससे भी करीब 0.7% का इंपैक्ट आएगा जीडीपी के ऊपर एक। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। अरुण जैन साहब, यूपीए के वक्त तो आपके ऊपर आरोप लगता था कि आप 5.5 लाख करोड़ रुपए का सालाना टैक्स बेनिफिट लेते हैं। इस देश का कॉर्पोरेट जगत, किसान को 6,000 रुपए मिल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जिस देश का बजट 27 लाख करोड़ रुपए का है, वहां उद्योग जगत को 5 लाख करोड़ मिले तो ठीक, किसान को 6,000 रुपए मिले तो दिक्कत। मैं उसी की तारीफ कर रहा हूं कि अगर आज किसान को दिया है तो लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप टोटल आप जीडीपी देखें, 1,37,000 करोड़ की जो लास्ट फिगर आई थी हमारे को, उसके अंदर एग्रीकल्चर का सिर्फ 15% है। 15। अगर मैं मूलतः आपकी बात समझूं जैन साहब, आपको लगता है कि जो अभी मौजूदा जैन साहब अभी जो मौजूदा परिस्थिति है उसके आधार पर वित्त मंत्री ने जो प्रस्तुत किया वो बेहतरीन है आपके हिसाब से? अगर मैं इसको समझूं बेहतरीन है। जो लोग चलिए, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। दरअसल सापरा साहब को हमसे विदा लेना है। सापरा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, इस बजट को लेकर कांग्रेस क्या रुख इख्तियार करती दिखाई देगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो इस बजट की कौन सी नाकामी सबसे ज्यादा प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे? देखिए, बजट की नाकामियां तो ये तो अभी प्रस्तुत सारी हो जाएंगी एक आध दिन में जी, लेकिन चुनाव में जब हम जाएंगे तो हम अपने पॉजिटिव की कांग्रेस पार्टी जवानों के लिए क्या करना चाहती है, महिलाओं के लिए क्या करना चाहती है, बेरोजगार युवा जो है उसके लिए किस तरह से हमारा क्या प्लान है, ये तमाम सारी चीजों पर बात होगी। दलितों का जो उत्पीड़न हुआ है उसको किस तरह से हम हटा सकते हैं, या अकलियत का उत्पीड़न हुआ उसको किस तरह से हटा सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिवनेस लेकर के, एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर के हम अपने वोटर के पास जाएंगे, मतदाता के पास जाएंगे। बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से जुड़ने के लिए सापरा साहब।
मनोज जी, अब ये सवाल आपके पास कि इस पूरे बजट की या इस पूरे साल की राजनीति को कैसे यह बजट प्रभावित करेगा, क्योंकि अब मई में चुनाव हैं और दरअसल नतीजे आ जाएंगे मई में तो, लेकिन क्या आपको दिख रहा है मोदी सरकार क्या इसकी यूएसपी लेकर जाएगी जनता के बीच में? देखिए, ऐसा है कि मोदी सरकार ने काफ़ी बड़े वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश करी है। उन्होंने कोशिश करी है कि जो फार्मर्स हैं, जिनको कि 12 करोड़ लोगों को इससे वो है फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं 6,000 रुपये को अगर 12 करोड़ से मल्टीप्लाई करूं तो 70,000 के करीब का फिगर आता है।